हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स एंड एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर नंबर 27 में हम लोग जो है इस कोर्स के इस बुक के पहुंच चुके हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये थर्ड लास्ट चैप्टर है, क्योंकि दो ही चैप्टर इसके बाद इसमें और बचे हुए हैं 27, 28 और 29, और ये जो है 27वां चैप्टर आपका थर्ड लास्ट चैप्टर रहेगा, जो कि एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर है। और मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर को जो है हम लोग दो पार्ट्स में कवर कर लेंगे, तो आज इसका रहेगा पार्ट 1। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंच जाए। साथ ही साथ इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फुल कोर्स में एनरोल करने के फायदे ये हैं कि आपको सारे के सारे वीडियोस एड फ्री, यानी कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के कोई वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जिसको आप अपनी सुविधा अनुसार जब भी चाहें उसमें से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल, अपने पीसी पे रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना ये चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। फुल कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। तो चलिए चैप्टर 27 को पार्ट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम जिस बॉडी की बात करेंगे या जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे वो है द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, देखते हैं क्या है। ये एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी का मतलब आप सभी लोगों को पता होगा, जो स्टैट्यूट यानी कि किसी लॉ के तहत बनी है, और एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, यानी कि इंप्लीमेंटेशन वगैरह नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ एडवाइस करती है। ठीक, और किस बात को लेकर एडवाइस करेगी? ऑन एनिमल वेलफेयर लॉज, यानी कि एनिमल के वेलफेयर को लेकर जो भी लॉज है उसको लेकर ये एडवाइस करेगी, और साथ ही साथ एनिमल वेलफेयर को देश में क्या करेगी? प्रमोट भी करेगी। द एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है इंडिया का, वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में किसी भी देश की सरकार ने इस तरीके का कोई बोर्ड जो है वो एस्टैब्लिश नहीं किया है। इंडिया में इस तरीके का ये अपने आप में पहला इस तरीके का बोर्ड जो है इंडिया में बना है, और ये बना था 1962 में इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। 1960 का एक एक्ट है, दैट इज पीसीए। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, उसके सेक्शन 4 के अंतर्गत ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बना है 1962 में। ठीक, इसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा है, दैट इज श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडले। इन्होंने जो है इस बोर्ड को सेटअप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और ये पहली ऐसी पर्सन थी जिन्होंने इस बोर्ड के गठन में काम किया है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में है। उन्होंने इस बोर्ड की एक्टिविटीज को गाइड किया लगभग 20 साल तक। अपने 1986 में 1986 में जब उनका डिमाइस हुआ, यानी कि जब उनकी डेथ हो गई, तो उसके पहले तक ये इस पर काम करती रही। ठीक, अब इस बोर्ड का फंक्शन क्या है वो हम समझते हैं। To keep the law in force in India for the prevention of cruelty to animals under constant study, यानी कि जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स का एक्ट है उसको पूरी तरीके से क्या रखना है? इन फोर्स रखना है। ठीक है, उसमें हम लगातार स्टडी करते रहे, और साथ ही साथ सरकार को एडवाइस भी दें। क्योंकि एडवाइस क्यों दें? क्योंकि एक एडवाइजरी बॉडी है ना, तो सरकार को एडवाइस भी देते रहे ऑन दी अमेंडमेंट्स टू बी अंडरटेकन इन एनी सच लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इस तरीके के किसी भी लॉज में अगर कोई अमेंडमेंट या संशोधन की जरूरत है समय समय पर, तो उसको लेकर सरकार को एडवाइस करने का काम भी ये बोर्ड करेगा। ठीक, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार को फिर से एडवाइस करने की बात की जा रही है। किस बात को लेकर? ऑन दी मेकिंग ऑफ रूल्स अंडर द एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत रूल्स वगैरह बनाने जो है उसको लेकर सरकार को ये एडवाइस देगा, with a view to preventing unnecessary pain or suffering to animals generally, and more particularly when they are being transported from one place to another, or when they are used as performing animals, or when they are kept in captivity or confinement। यानी कि इसमें रूल्स किस चीज को लेकर बनाने हैं कि जो एनिमल्स वगैरह है, मतलब जो भी रूल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं उसमें यह ध्यान रखना है कि एनिमल्स की जो सफरिंग है, जो पेन है, जो सफरिंग है, उसको कम करना है। ठीक है, मिनिमाइज करना है, प्रिवेंट करना है। मतलब जनरली तो हमेशा ही होना चाहिए, और जब भी हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या जब हम उनको एज अ परफॉर्मिंग एनिमल के तौर पर यूज कर रहे हैं। परफॉर्मिंग एनिमल मतलब
जैसे आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके के शोज वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे मंकी शो होता है, और जैसे आपने सर्कस में देखा है कि और भी एनिमल्स का शो होता है, तो उनको बोला जाता है परफॉर्मिंग एनिमल्स। तो परफॉर्मिंग एनिमल्स को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कोई पेन नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान में भी रखना है। और साथ ही साथ जब एनिमल्स को कैप्टिविटी में या कन्फाइनमेंट में रखा जाता है, जैसे कि जूज वगैरह में रखते हैं, कैप्टिव बना के रखते हैं, तो वहां पर भी उनको कोई अननेसेसरी पेन या सफरिंग नहीं हो रही है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट को या किसी भी लोकल अथॉरिटी को एडवाइस करेगा ये और अदर पर्सन ऑन इंप्रूवमेंट इन द डिजाइन ऑफ व्हीकल्स सो एज टू लेसन द बर्डन ऑन ड्राफ्ट एनिमल्स। जो ड्राफ्ट एनिमल्स होते हैं, मतलब जिन एनिमल्स को लोड वगैरह कैरी करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि पहले डोंकीज वगैरह यूज होते थे, है ना, अब जैसे हॉर्स कार्ट है, बुलक कार्ट्स वगैरह है, तो उनको यूज किया जाता है। तो उनके ऊपर जो है बर्डन थोड़ा सा कम पड़े, बोझ कम पड़े, इसीलिए हमें जो व्हीकल्स का डिजाइन वगैरह है उसको क्या करना है, इंप्रूव करने की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद टू टेक ऑल सच स्टेप्स एज द बोर्ड में थिंक फिट फॉर एमोलिएशन ऑफ एनिमल्स बाय एनकरेजिंग और प्रोवाइडिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड्स, वाटर ट्रफ्स एंड द लाइक, एंड बाय प्रोवाइडिंग फॉर वेटनरी असिस्टेंस टू द एनिमल्स, ठीक है। एमोलिएशन मतलब उनके भलाई के लिए, एनिमल्स के भलाई के लिए जो भी स्टेप बोर्ड को सही लगे वो बोर्ड ले सकता है, ठीक है। इसमें जो शेड्स वगैरह हैं उसके कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, वाटर ट्रफ्स वगैरह के कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, और इस तरीके की कोई भी और जरूरत है। और साथ ही साथ उनको जो वेटनरी असिस्टेंस है, यानी कि जो डॉक्टरी वगैरह उनको अगर जरूरत है डॉक्टर वगैरह की, उस तरीके के मेडिकल अटेंशन की, तो वो भी उनको प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। इसके बाद सरकार को ये एडवाइस भी करेंगे या फिर किसी और लोकल अथॉरिटी को भी एडवाइस कर सकते हैं, या और अदर पर्सन इन डिजाइन ऑफ स्लॉटर हाउसेज, जो स्लॉटर हाउसेज वगैरह होते हैं उनके डिजाइन में भी ये एडवाइस दे सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्लॉटर हाउस में भी, और इन दी कनेक्शन विद स्लॉटर ऑफ एनिमल्स सो दैट अननेसेसरी पेन और सफरिंग, अननेसेसरी पेन और सफरिंग चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, उसको हम प्री स्लॉटर स्टेज में क्या कर सके, जितना कम से कम हो सके उतना कम कर सके, ठीक है। एनिमल्स को अगर मारा जा रहा है जहां पर भी नेसेसरी है तो वो बहुत ही ह्यूमन तरीके से होना चाहिए, मतलब मानवीय तरीके से होना चाहिए, अमानवीय तरीके से उनको मारा नहीं जाना चाहिए, ठीक। इसके बाद to take all such steps as the board may think fit to ensure that unwanted animals are destroyed by local authorities whenever it is necessary to do so, ठीक है। यानी कि जब भी ऐसी जरूरत पड़ी तो जो अननेसेसरी एनिमल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके लोकल अथॉरिटी के द्वारा। तो इस तरीके के स्टेप्स भी कौन ले सकता है, बोर्ड ले सकता है। आइदर इंस्टेंटेनियसली, मतलब उनको जो मारा जाना है, डिस्ट्रॉय किया जाना है, या तो वो इंस्टेंटेनियसली किया जा सके, या फिर उनको पहले इनसेंसिबल टू पेन और सफरिंग, यानी कि उनको मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है, किसी एनिमल को कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिससे हो सकता है कि वो औरों को भी फैले, तो अब उसको मारना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब किसी को भी आप अगर एनिमल को मारेंगे तो उसको तो पेन होगा ही, सफरिंग होगी, तो उसके लिए उसको क्या करें, पहले आप उसको इस तरीके का कोई इंजेक्शन वगैरह दे दें जिससे उसका जो बॉडी पार्ट है या जो वो चीजें हैं उसको दर्द वगैरह ना हो, उसके बाद आप उसको मार सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए एनिमल्स को मारना कोई भी नहीं चाहता, ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, लेकिन मारा क्यों जा रहा है, फिर मारा इसीलिए जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई हो कि उसके आसपास के इलाके में रहने वाले और एनिमल्स को या जो भी उसके कांटेक्ट में कोई लोग आए तो उनको भी वो बीमारी फैल जाए, तो इसलिए उसको कभी कभी ऐसा भी होता है कि मारना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इस बात को आप ज्यादा इमोशनल इसमें मत होइएगा, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है उसके ग्रांट को, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो ग्रांट देना है उसको एनकरेज करने की बात है। और अदरवाइज द फॉर्मेशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पिंजरा पोल्स, रेस्क्यू होम्स, एनिमल शेल्टर, सेंचुरीज एंड द लाइक वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स में फाइंड अ शेल्टर व्हेन दे हैव बिकम ओल्ड एंड यूजलेस एंड और व्हेन दे नीड प्रोटेक्शन, यानी कि जब भी एनिमल्स जो है वो ओल्ड हो गए हो, यानी कि बूढ़े हो गए हो, यूजलेस हो गए हो, किसी काम के अब वो नहीं रहे, या उनको किसी तरीके के प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो इस तरीके के जो ये रेस्क्यू होम्स है, एनिमल शेल्टर वगैरह है, उनको बनाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाए, ये इस बोर्ड का काम है, ठीक है। मतलब उसको एनकरेज करना इनका काम है। इसके बाद अगला है टू कोऑपरेट विद एंड कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ एसोसिएशंस और बॉडीज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग अननेसेसरी पेन और सफरिंग टू एनिमल्स और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। यानी कि इस तरीके के एसोसिएशंस और बॉडीज जो बनाई गई हैं, किस लिए बनाई गई हैं, ताकि एनिमल्स को कोई अननेसेसरी बेवजह कोई पेन या सफरिंग ना हो, या फिर एनिमल्स और बर्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए जो भी इस तरीके के एसोसिएशंस और बॉडीज काम करती हैं, तो उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करना भी किसका काम है, ये जो बोर्ड है इसी का, ठीक। अगला है फाइनेंशियल असिस्टेंस और अदर असिस्टेंस देनी है एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि लोकल एरिया में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। और टू एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन एनी लोकल एरिया
विच शैल वर्क अंडर द जनरल सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द बोर्ड। तो इस तरीके का जहां पर भी मतलब एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस या बाकी और किसी भी तरीके की कोई जरूरत है, असिस्टेंस है, तो वो देना है। साथ ही साथ किसी भी ऐसे लोकल एरिया में जहां पर कोई बोर्ड या इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो वहां पर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी बढ़ावा देना, और इस बोर्ड के अंतर्गत वो उस काम करेगा, उसकी जनरल सुपरविजन और गाइडेंस के अंतर्गत। ये सारा काम भी इसी बोर्ड का है। ठीक, इसके बाद गवर्नमेंट को ये फिर से एडवाइस कर रहा है ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द मेडिकल केयर एंड अटेंशन विच में बी प्रोवाइडेड इन एनिमल हॉस्पिटल। ठीक है, जो एनिमल हॉस्पिटल्स हैं वहां पर किस तरीके की मेडिकल केयर या अटेंशन देने की जरूरत है उसको लेकर भी ये गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है। एंड टू गिव फाइनेंशियल एंड अदर असिस्टेंस टू एनिमल हॉस्पिटल्स व्हेन एवर द बोर्ड थिंक्स इट इज नेसेसरी टू डू सो। और इस तरीके के जो एनिमल हॉस्पिटल्स हैं उनको कभी भी अगर किसी भी तरीके के फाइनेंशियल असिस्टेंस की या और किसी भी तरीके की असिस्टेंस की जरूरत है तो वो ये बोर्ड इनको दे सकता है। इसके बाद एजुकेशन इंपार्ट करना इन रिलेशन टू द ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एंड टू एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ public opinion against the infliction of unnecessary pain or suffering to animals and for promotion of animal welfare by means of lecture books, posters, cinematographic exhibitions and the like। तो बेसिकली एजुकेशन इंपार्ट करना मतलब इस तरीके की शिक्षा देना कि एनिमल्स के साथ जो है वो ह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाए, मतलब मानवीय व्यवहार किया जाए। जैसे कहा जाता है कि एनिमल्स को, या जैसे स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं, जैसे हम जनरली कुछ लोग होते हैं कि उनको पत्थर मारते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके का बात बोला जाता है कि ये एक अमानवीय व्यवहार है। ठीक है, जानवरों को पत्थर बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। तो उस तरीके का ह्यूमन ट्रीटमेंट की एजुकेशन जो है वो लोगों तक देना, वो भी इन्हीं का काम है। ठीक है, और इस तरीके की एक पब्लिक ओपिनियन का बनाना कि जो भी पेन वगैरह उनको हो रहा है उसको कम से कम किया जाए। साथ ही साथ एनिमल वेलफेयर के प्रमोशन को बढ़ाया जाए, बुक्स में इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना, पोस्टर वगैरह लगाए जाए, सिनेमेटोग्राफिक एग्जीबिशंस वगैरह हो। तो इस तरीके से ये सारा काम भी किसका है, जो आपका एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट को फिर से एडवाइस कर रहा है ऑन एनी मैटर कनेक्टेड विद एनिमल वेलफेयर और द प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑन एनिमल। तो इन सब चीजों के लिए भी गवर्नमेंट को ये एडवाइस करेगा। बोर्ड में जो है 28 मेंबर है जिनका जो ऑफिस है, जो कार्यकाल है वो कितना रहता है, 3 साल का। ठीक है, और 1986 में ये बना है, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब 1986 में तो ये इन्होंने काम किया था, उससे पहले आप यहां पर इसको देख सकते हैं कि 1962 में ये बना था और 1986 तक ये जिन्होंने बनाया था दैट इज श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडाले, ये तब तक पूरा काम कर रही थी। ठीक है, आई होप कि इस बॉडी के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारी अगली बॉडी है उसके बारे में हम बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सेंट्रल जू अथॉरिटी। अब ये देखिए क्या है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, उसमें 1991 में जो संशोधन किया या अमेंडमेंट किया गया है उसमें एक नया चैप्टर ऐड किया गया है जो जूस के साथ डील करता है। ठीक है, जो बेसिकली जूस के साथ डील करता है एंड अलाउड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट एन अथॉरिटी नोन एज द सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है, मतलब बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972 का, उसमें जो अमेंडमेंट किया गया है 1991 में, उसमें जूस को लेकर एक चैप्टर ऐड किया गया और साथ ही साथ केंद्र सरकार को इस बात की सहमति दी गई है कि वो एक इस तरीके की अथॉरिटी बनाए जो कि क्या होगी, सेंट्रल जू अथॉरिटी कहलाएगी। और उसका काम क्या रहेगा, टू ओवरसी द फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ जूज इन द कंट्री, कि देश में जितने भी जूज वगैरह हैं उनकी फंक्शनिंग और डेवलपमेंट को वो देखे। ठीक है, उसको ओवरसी करे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर ओनली सच जूज which were operated in accordance with the norms and standards prescribed by the central zoo authority would be granted recognition to operate by the authority। ठीक है, यानी कि इस जो चैप्टर इसमें ऐड हुआ है 1991 के अमेंडमेंट के तहत, उसमें यह लिखा गया है कि इस चैप्टर के प्रोविजंस के अनुसार सिर्फ वही जूज जो भी सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा जो स्टैंडर्ड्स या नॉर्म सेट किए गए हैं, जो भी जूज उनको फॉलो करेगा सिर्फ उन्हीं को जो है रिकॉग्निशन जो है वो दी जाएगी या मान्यता दी जाएगी। ठीक है, अदरवाइज सबको मान्यता नहीं मिलेगी। फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल जू अथॉरिटी के फंक्शंस जो इस एक्ट में दिए गए हैं वो क्या क्या है, देखिए। सबसे पहला तो ये है कि टू स्पेसिफाई द मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर हाउसिंग अपकीप एंड वेटनरी केयर ऑफ एनिमल्स केप्ट इन अ जू, कि जो भी एनिमल जू में रखे जाते हैं उनके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या है, कि उनको हाउसिंग कैसी होनी चाहिए, उनके लिए वेटनरी केयर वगैरह कैसी होनी चाहिए, वो सब। ठीक है, इसके बाद है टू इवेल्युएट एंड असेस द फंक्शनिंग ऑफ द जूज विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड्स और द नॉर्म्स एज आर प्रिस्क्राइब्ड। जो भी नॉर्म्स इस अथॉरिटी ने प्रिस्क्राइब किए हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए हैं, उसको लेकर जूस की फंक्शनिंग कैसी है उसको इवेल्युएट करना और असेस करना भी इन्हीं का काम है।
अब अगर कोई जू इस तरीके की फंक्शनिंग को फॉलो कर रहा है, नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, तो उनको रिकॉग्नाइज करना, और अगर नहीं कर रहा है तो उसको डीरिकॉग्नाइज करने का काम भी इसी अथॉरिटी के पास है। इसके बाद टू आइडेंटिफाई एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर पर्पसेस ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस रिगार्ड टू अ जू, यानी कि कौन से वाइल्ड एनिमल्स ऐसे हैं जो जिनकी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, क्योंकि हमने पहले भी ये चीज पढ़ी है कि वाइल्ड एनिमल्स अगर एंडेंजर्ड है तो उनको क्या कराया जाता है, उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है, यानी कि अगर उनकी पॉपुलेशन बहुत कम रह गई है, ठीक है ना, वाइल्ड में, तो हम उनको पकड़ते हैं, उनको किसी जू वगैरह में रखते हैं, वहां पर उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, और जब उसकी जनसंख्या जो है वो फिर से थोड़ा बहुत बढ़ जाती है तो वापस उनको वाइल्ड में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के एंडेंजर्ड स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना भी इन्हीं का काम है, और साथ ही साथ फिर कैप्टिव ब्रीडिंग को लेकर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी जू को देनी है तो वो असाइन भी यही करेंगे, ठीक है। इसके बाद टू कोऑर्डिनेट द एक्विजिशन, एक्सचेंज एंड लोनिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस, ये काम भी इन्हीं का है। इसके बाद स्टड बुक्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ब्रेड इन कैप्टिविटी, जो भी वाइल्ड एनिमल्स कैप्टिविटी में ब्रीड कराए जा रहे हैं उनके लेकर कोई स्टड बुक्स है उसको मेंटेन करना भी इन्हीं का काम है। टू आइडेंटिफाई द प्रायोरिटीज एंड थीम्स विद रिगार्ड टू डिस्प्ले ऑफ कैप्टिव एनिमल्स इन अ जू, ठीक है, कि प्रायोरिटीज और थीम्स को आइडेंटिफाई करना कि जो कैप्टिव एनिमल जू में रखे जा रहे हैं उनके डिस्प्ले को लेकर वो भी यही आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद जू पर्सनल इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो भी जू में जो काम करने वाले लोग हैं जो पर्सनल हैं इंडिया में और अब्रोड में, उनको ट्रेनिंग भी ये दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कैप्टिव ब्रीडिंग जो कराई जा रही है उस पर लेकर रिसर्च कोऑर्डिनेशन और एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर द पर्पसेस ऑफ जूज, वो भी ये कर सकते हैं। इसके बाद टू प्रोवाइड टेक्निकल और अदर असिस्टेंस टू जूज फॉर देयर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑन साइंटिफिक लाइन्स, ठीक है, यानी कि ये जूज को टेक्निकल अगर इनको कोई असिस्टेंस चाहिए या किसी और तरह की कोई असिस्टेंस चाहिए प्रॉपर मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए साइंटिफिक लाइन्स पर, तो वो ये कर सकते हैं, ठीक है। टू परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज मे बी नेसेसरी टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट विद रिगार्ड टू द जूज, और जूज के संबंध में अगर इस एक्ट का, यानी कौन सा एक्ट है ये, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ध्यान ये रखिएगा, एक्ट जो है वो ये है, पेरेंट एक्ट तो ये है, इसका अमेंडमेंट हुआ है 1992 में, जिसके बाद 1991 में, जिसके बाद ये जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है वो बनी है। तो इसमें क्या लिखा है कि जू के संबंध में इस एक्ट के जो भी प्रोविजन है, ठीक है, जो भी पर्पसेस हैं, उनको अगर पूरा करने के लिए कोई भी और फंक्शन करने की जरूरत अगर महसूस होती है तो वो भी ये अथॉरिटी जो है वो कर सकती है, ठीक है। इसकी पावर्स की अगर हम बात कर ले तो वो क्या है, सबसे पहला तो वही जू का रिकॉग्निशन, दूसरा है कि परमिशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ वाइल्ड और कैप्टिव एनिमल्स, तीसरा है कि अगर कोई ऑफेंस करता है, कोई जुर्म करता है तो उसके जुर्म का जो कॉग्निजेंस है वो, फिर लाइसेंस ग्रांट करना, सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप ग्रांट करना या रिकॉग्निशन ग्रांट करना, ये सारा भी इन्हीं का काम है, ठीक है। तो आई होप कि सेंट्रल जू अथॉरिटी में क्या बातें हैं, किस चीज से संबंधित है, वो आप यहां पर समझ गए होंगे। इसके बाद यहां पर एक अथॉरिटी और है, दैट इज द NBA, दैट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई में है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है 2003 में स्टैब्लिश हुई है टू इंप्लीमेंट द इंडियाज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। हमने ये एक्ट के बारे में पहले पढ़ा था, जहां पर हमने एक्ट्स और पॉलिसीज पढ़ी है कि इंडिया में एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में, तो उसी को इंप्लीमेंट करने या लागू करने के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई है 2003 में, ठीक है। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि इस एक्ट के तहत बनी है, आप समझ सकते हैं। फिर एक ऑटोनोमस बॉडी भी है और ये परफॉर्म करती है, क्या परफॉर्म करती है, देखिए, फैसिलिटेटिव, रेगुलेटरी एंड एडवाइजरी फंक्शन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इश्यूज ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अगर आपको ध्यान हो तो ये जो यहां पर 3 पॉइंट लिखे गए हैं, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और उसका जो फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग है, जो उसके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के यूज से हमें मिलता है, ठीक है ना, जो भी बेनिफिट्स है उसका इक्विटेबल और फेयर शेयरिंग, ये 3 हमारे इंडियन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है उसके 3 मेन एम है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। इसके बाद अगर हम NBA यानी कि नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है, जो अथॉरिटी जो है, उसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात कर ले तो वो क्या है, एनीबडी सीकिंग एनी काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स on our research based upon biological resource or knowledge obtained from India has to obtain prior approval of the NBA। यानी कि कोई भी अगर जो इंडिया में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको लेकर अगर कोई बायोलॉजिकल रिसर्च कर, मतलब उसके रिसोर्स से अगर कोई भी रिसर्च कर रहा है या कोई नॉलेज अगर ऑब्टेन कर रहा है और उस पर अगर वो कोई IPR लेना चाहता है, ठीक है, IPR मतलब जो उसके अपने पेटेंट वगैरह हैं वो अगर लेना चाहता है तो उसके लिए NBA की क्या लगेगी, प्रायर अप्रूवल लगेगी, ठीक।
उसके बाद एनपीए जो है, जो एनबीए है सॉरी, वो बेनिफिट शेयरिंग कंडीशंस क्या है, कुछ इस पे लगा सकता है। फॉर एंश्योरिंग द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज, सेक्शन 19 और 21 जो है वो प्रायर अप्रूवल ऑफ एनबीए को स्टिपुलेट करते हैं। मतलब अगर आपको ये जो इक्विटेबल शेयरिंग वाली बात है कि बेनिफिट्स में से इक्विटेबल शेयरिंग की बात है, उसको इंश्योर करने के लिए एनबीए का प्रायर अप्रूवल यहां पर जरूरत है। यानी कि इस तरीके के आप जो रिसोर्सेज को यूज करने से पहले, एक्सेस करने से पहले आपको एनबीए का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये भी इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है प्रोटेक्शन टू द नॉलेज ऑफ लोकल पीपल रिलेटिंग टू बायोडाइवर्सिटी थ्रू मेजर्स सच एज रजिस्ट्रेशन ऑफ सच नॉलेज। इस तरीके की नॉलेज का रजिस्ट्रेशन कराता है ताकि जो लोकल पीपल की नॉलेज है उसको प्रोटेक्शन मिल सके। क्योंकि वही बात है, नहीं तो अगर इस तरीके की नॉलेज जो लोकल लोगों की है अगर उसको वो रजिस्ट्रेशन नहीं करे तो उस पर क्या होगा, कोई बाहर वाला फिर आके अपना आईपीआर क्लेम कर सकता है ना। तो इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन भी ये करता है और ये सारा काम सुनिश्चित करना किसका है, एनबीए का। ठीक, इसके बाद अगर हम मेन फंक्शंस की बात करते हैं एनबीए की, तो वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ये वही 3 एम है, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज और इक्विटेबल शेयरिंग। इसको लेकर ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार को एडवाइस दे सकता है। स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस दे सकता है इन द सिलेक्शन ऑफ एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस टू बी नोटिफाइड एज हेरिटेज साइट्स एंड मेजर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सच हेरिटेज साइट्स। ठीक है, कि जो भी अगर राज्य सरकार है, अगर उनको हेरिटेज साइट्स को लेकर कोई भी एरिया को हेरिटेज साइट बनाना है तो उसको लेकर ये स्टेट गवर्नमेंट को सलाह दे सकता है। और साथ ही साथ इस तरीके की जो हेरिटेज साइट्स हैं उनका मैनेजमेंट कैसे होगा उसको लेकर भी मेजर्स ये बना सकता है। ठीक, इसके बाद सच अदर फंक्शंस एज मे बी नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। वही बात है कि इस एक्ट के प्रोविजंस को पूरा करने के लिए अगर कोई भी उसको और फंक्शन की जरूरत महसूस होती है तो वो भी ये कर सकता है। इसके बाद जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, मे ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के बिहाफ में कोई भी मेजर ले सकता है नेसेसरी टू अपोज द ग्रांट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया ऑन एनी बायोलॉजिकल रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया और नॉलेज एसोसिएटेड विद सच बायोलॉजिकल रिसोर्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडिया। यानी कि वही बात है कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति यहां आकर इंडिया के इन चीजों के ऊपर, यानी कि जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल रिसोर्स है या उससे संबंधित कोई भी नॉलेज है, अगर उस पर कोई आईपीआर क्लेम करता है तो उसके ग्रांट को ये अपोज कर सकता है। ठीक है, ये इसका एक मेन काम है। इसके बाद बायोलॉजिकल रिसोर्स और नॉलेज के ट्रांसफर की अगर हम बात करते हैं तो नो पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अप्रूवल shall transfer any biological resource or knowledge associated to others except with the permission of the National Biological Diversity Authority। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास बायोलॉजिकल रिसोर्स या नॉलेज को लेकर कोई आईपीआर है भी तो वो आप दूसरे को शेयर नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते बिना एनबीए के परमिशन के। ठीक है, द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ग्रांट्स अप्रूवल फॉर ट्रांसफर after making inquiries subject to certain terms and conditions including the imposition of charges by way of royalty or for reasons to be recorded in writing or reject the application। तो अगर आप किसी को इस तरीके के जो बायोलॉजिकल रिसोर्स है या जो उसकी रिलेटेड नॉलेज है अगर उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको पहले एनबीए से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। और एनबीए इस तरीके का अप्रूवल जो है वो देता है। ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर वो इंक्वायरी कर सकता है या फिर वो उसके ऊपर ट्रांसफर को लेकर रॉयल्टी के चार्जेस वगैरह लगा सकता है और उसके जो भी कारण वगैरह है कि ट्रांसफर क्यों करना है, क्या करना है, उसको लेकर रीजन जो है वो राइटिंग में लिख भी सकता है। और या फिर इस तरीके के ट्रांसफर को लेकर जो एप्लीकेशन दी गई है उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद एनबीए जो है पब्लिक नोटिस जारी करता है और अप्रूवल ग्रांट अंडर दिस सेक्शन। जो भी उसने ग्रांट अप्रूव करी है उसको लेकर वो पब्लिक नोटिस जारी करेगा। ठीक, इसके बाद अगला इसमें आ जाता है दैट इज स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, दैट इज एसबीबीज। अब ये देखिए क्या है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बॉडीज जो है ये फोकस करती है ऑन एडवाइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन मैटर रिलेटिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ये सेम चीज है। ठीक है ना, जैसे हमारा नेशनल लेवल पर हमने बात की थी इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत, सिमिलरली ये स्टेट का काम ये कर रहा है ना। इसके बाद अगला है जो ये एसबीबीज होगा। ठीक है, एसबीबीज जो है ये रेगुलेट करता है बाय ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल्स और अदरवाइज रिक्वेस्ट फॉर कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन और बायो सर्वे
एंड बायो यूटिलाइजेशन ऑफ एनी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बाय इंडियंस। ठीक है, यानी कि अगर इस तरीके का कोई भी यूटिलाइजेशन वगैरह करता है, कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन या सर्वे वगैरह करता है, तो उसको लेकर ये क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है या अप्रूवल्स वगैरह दे सकता है। ठीक है, इसके बाद लोकल लेवल की बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज होती है। इसमें क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रमोटिंग कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड क्रॉनिकलिंग ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इस तरीके का सारा जो काम है ये भी प्रमोट करता है कौन, जो लोकल लेवल की बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज है वो। मतलब काम तो बेसिकली वही तीन है। ठीक है, एक तो कंजर्वेशन है, दूसरा है सस्टेनेबल यूज, और तीसरा है कि जो बायोडाइवर्सिटी से, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के यूज करने से जो भी फायदे हो रहे हैं उसका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग। ठीक है, इस 3 पॉइंट्स का आप वैसे भी ध्यान रखिएगा। जो इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002, उसके भी ये 3 जो है वो मेन एम या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इस चैप्टर को, इस पार्ट को बेसिकली हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, यहीं पर रखते हैं, और इसका जो आगे का पार्ट रहेगा, जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, और कोर्सेज से संबंधित जो भी आपके फीडबैक हैं वो भी आप यहाँ पर हमें जरूर दीजिए। फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फुल कोर्स को एनरोल करने के लिए आप उस लिंक पर जाके क्लिक कर सकते हैं। कोर्स को एनरोल करने में या कोर्स को एक्सेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co, उस पर हमसे बात कर सकते हैं। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अपनी कोई भी बात जो है आप उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ये सारे के सारे लिंक्स जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।